हम स्कूल में पढ़ते थे, शायद छुट्टी 7वीं जमात की बात होगी। गुलशन इकबाल की एक बिल्डिंग में रहते थे। एक फ्लोर पे 4 अपार्टमेंट थे। बराबर में जन्नत आंटी अपनी बेटी के साथ रहती थीं, अस्पताल में काम करती थीं। उनके सामने वाला घर शरीफ साहब का था। ये पेशावर के भले लोग थे। फ्लोर का चौथा घर इस लिहाज से मुनफरिद था कि यहाँ आने वाले किराएदार अपने पीछे कोई ना कोई कहानी छोड़ जाते थे। पहले यहाँ एक सहाफ़ी आंटी अपनी बेटी के साथ रहती थीं, फिर यहाँ इंस्पेक्टर साहब का ख़ानदान के आबाद हो गया। ये रेंजर्स में इंस्पेक्टर थे। शफ़क़त आंटी उनकी बेगम थीं और उनका ताल्लुक़ पंजाब के किसी गांव से था। उनको एक बीटमैन भी मिला हुआ था। घर और बाहर के कामों की जिम्मेदारी उसी की थी। शफ़क़त आंटी का एक बेटा था, फिर 2 साल बाद एक और बेटा भी वहीं पैदा हुआ। कुछ अरसे बाद ही इस घराने की रेपुटेशन के बारे में मोहल्ले में चामगुइयाँ होना शुरू हो गईं। इंस्पेक्टर साहब जलाल में आते तो घर से खूब आवाज़ें आतीं। बावर्ची खाने की खिड़की मिली हुई थी, गालम गलोच की आवाज़ें भी पता चलतीं। जलाल ज़्यादा हो जाता तो नौबत मारपीट तक भी पहुंच जाती। बात यहाँ पे ख़त्म नहीं थी, उनका मोहल्ले के ही एक घर में कुछ नामनासब सा आना जाना भी था। शफ़क़त आंटी से भी पता चलता रहता, बाकी सब लोग भी जानते थे, लेकिन लहीम शहीम से रेंजर्स की वर्दी वाले इंस्पेक्टर साहब, वर्दी में अरसी हुई रिवाल्वर और उनको ले जाने लाने के लिए हमा वक्त हथियारों से लैस रनगरूटों से भरी मोबाइल के सामने भला किसकी आवाज़ निकलनी थी। हम इंस्पेक्टर साहब आते जाते हम बच्चों से जब भी मिलते बेहद गर्मजोशी और खुश अखलाक़ी से मिलते और हालचाल पूछते, और हम सोच में पड़ जाते कि ये वही शफ़क़त आंटी वाले इंस्पेक्टर साहब हैं। अब सोचो तो ख्याल आता है कि कम उम्री में ही कुदरत ने कैसे कैसे मुशाहदात से गुजरवा दिया था। हमें शफ़क़त आंटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थीं, हालांकि मासूम सी थीं और मज़लूम भी, लेकिन शायद बचपन से ही हमारी ज़हनियत कुछ मुख्तलिफ थी। हमें जो जुल्म तो सहता है, बगावत नहीं करता, और हमा वक्त अपने हालात का रोना रोने वाले लोग कभी भी अच्छे नहीं लगे। वो अक्सर अम्मी के पास अपने दर्द वाओ गम कहने चली आतीं। जब गांव से उनकी सास और ननद रहने आ जाती तो इंस्पेक्टर साहब के जलाल और शफ़क़त आंटी की मुश्किलात में मज़ीद इजाफ़ा हो जाता। कभी कभी अपने बनाए हुए खाने भी या गांव से आई कोई सब्ज़ी भी पका के भेजती, लेकिन हमारे घर का जायका बहुत मुख्तलिफ था। यूँ भी ऐसी उम्र में सब्जियों से रग़बत कैसे होती है। एक बार बहुत प्यार से छलियों भी लेकर आए। ये अबले हुए भट्टे थे। कराची में तो हमेशा से बने हुए भट्टे मिलते हैं। अबले हुए भट्टों का टेस्ट तो KFC की आमद के बाद डेवलप हुआ। फिर अम्मी ने इन्हीं रसान से मना कर दिया कि भाई ये बच्चे नहीं खाते, इतना मत भेजा करो। पता नहीं ये उनके घर की साख या इमेज था या जायके का फ़र्क कि उनके खाने से कभी भी रग़बत महसूस नहीं हुई। एक बार हमें स्कूल में सुबह असेंबली के दौरान चक्कर आ गया। सुबह नाश्ता करने की आदत नहीं थी। गालिबन प्रिंसिपल साहब की तकरीर लंबी हुई और फिर तारे ज़मीं पर, यह दिन में तारे नज़र आ गए। स्कूल वालों ने घर भेज दिया। घर पहुँचे तो अम्मी के पास शफ़क़त आंटी आई हुई थी। बेचारी हमारी हालत देखकर परेशान हो गईं। हाथ पाँव सुहलाए, कुछ पिलाने के लिए लाएं, साथ साथ मोहब्बत से नसीहतें भी करती रहीं कि नाश्ता करके जाते हैं वगैरह वगैरह। अम्मी ने बाद में हमें गुरका कि देखा कितना ख्याल कर रही थी बेचारी, और तुम लोग हर वक्त इसके आने पे मुंह बनाते हो। इस दिन वाकई हमें अपने रवैये पे थोड़ी शर्मिंदगी हुई। फिर वो शाम आई। घर पे भाई साहब के एक दोस्त आए। मोबाइल फ़ोन का तो ज़माना नहीं था, जो भी आता 3 फ्लोर चढ़ के आता। घंटी बजती, फिर दरवाज़ा खोल के देखा जाता कि किसके मिलने वाले हैं, और फिर घर के मुतालिका फ़र्द को इत्तला दी जाती। सो झानक के भाई साहब को इत्तला दी गई। अब जैसे ही भाई साहब ने दरवाज़ा खोला, सामने वालों का दरवाज़ा धड़ से खिला और इंस्पेक्टर साहब ने मगलजात बीतते शफ़क़त आंटी को बाहर धकेला। पीछे उनकी वालिदा और बहन भी नजर आएं। सामने का दरवाज़ा पूरा खिला हुआ था, इसलिए इधर के मकीनों ने अपने ड्राइंग रूम से ये मंजर देखा। भाई साहब को कुछ समझ नहीं आया। इधर उनके दोस्त भी इस अचानक उफ्ताद पे बौखला गए। भाई साहब ने उनका हाथ पकड़ के उनको घर के अंदर खींचा और दरवाज़ा बंद कर दिया। घर के अंदर के सारे लोग मुतहश कि ये हुआ क्या है। आज की ज़बान में कहीं तो एक ड्रामा की कैफियत थी, लेकिन उस वक्त ऐसे फैंसी अल्फाज हमारी लुगत में ना थे। मेहमान को अंदर कमरे में ले जाया गया। कुछ देर में शोर वाओ गल थमा। उनके घर के अंदर से यूं तमाशा बाहर निकलने का ये पहला मौका था। हम बचे थे, फिर भी शर्मिंदगी, बेबसी और गासे की मिली जली सी कैफियत थी। ये सिलसिला शायद यूं ही चलता रहता कि एक दिन हम स्कूल से लौटे तो पता चला शफ़क़त आंटी ने खुदकुशी कर ली है। इन्होंने खुद को बच्चों के साथ कमरे में बंद किया और इंस्पेक्टर साहब का रिवाल्वर लेकर गले पे रखा और लबलबी दबा दी।
वीटमैन ने आवाज़ सुन के दरवाज़ा तोड़ा। छोटा बच्चा तो शायद साल का था और बड़ा 2.5-3 साल का। बड़ा वाला मुंह के दोपट्टे से खून साफ करने की कोशिश कर रहा था। सोची तो इस मंजर ने बच्चों के ज़हनों पे क्या असर डाला होगा। भागम भाग अस्पताल ले जाया गया। अभी खुदा को उनकी मौत मंजूर नहीं थी। गोली निकाल ली गई। शफकत आंटी बच गईं। काफ़ी दिन बाद घर वापस आए, मुलाकात भी हुई। पता चला कि अब इंस्पेक्टर साहब का रवैया उनके साथ काफ़ी बेहतर हो गया है। शफकत आंटी ने कीमत भी तो कितनी बड़ी दी थी, केस बना या नहीं, अंदर खाने किया हवा ये पता नहीं चल सका। फिर वो वापस अपने गांव चली गई या शायद इन्हीं भेज दिया गया। हमने भी वो घर छोड़ दिया और शफकत आंटी की कहानी ख़त्म हुई। हम सोचते थे कि शायद नाखानदा लोगों गाँव गोठों में जहालत की बदौलत परवान चढ़े दीन व दुनिया की तालीम से बेबहरा मर्द अपनी औरतों के साथ ऐसा सलूक करते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ तीसरी दुनिया के गाँव की शफकत आंटी से लेकर छोटे बड़े शहरों के पढ़े लिखे दीनदार लोगों और कनाडा अमेरिका में बसने वाले पहले दर्जे के पढ़े लिखे शहरियों तक उनपढ़ कम तालीम याफ्ता और बेहद काबिल कई शफकत आंटियों की कहानियाँ नज़र से गुजरी और हर बार इंस्पेक्टर साहब के कई रूप सामने आए जो देना से मिलते हैं तो वैसे ही खुश अखलाक़ी और गर्म जोशी से मिलते हैं जिसे बचपन में हम देखकर हैरान हो जाया करते थे, अल्लाह अल्लाह भी करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनके घरों में भी कोई शफकत आंटी जैसी जिल्लतों से उकता कर मौत के इंतज़ार में अपने नसीबों को रो रही होती है या ससक ससक के वक्त काट रही होती है कि ज़माने से लड़ना इसके बस की बात नहीं होती और हर कोई बेहतर रवैयों के लिए शफकत आंटी जैसे कीमत भी तो नहीं दे सकता। क्या तमाशा है, कब से जारी है, जिंदगी है कि फिर भी प्यारी है, इस कहानी को कौन रोकेगा, उम्र ये सारी कौन सोचेगा, साथ काटी है या गुजारी है, जिंदगी है कि फिर भी प्यारी है, रंगों से कहूँ लकीरों से कहूँ, मैली मैली सी तस्वीरों से कहूँ, बेकरारी सी बेकरारी है, जिंदगी है कि फिर भी प्यारी है।